विस्तार से जानेंगे खबर गाजियाबाद से, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप लगाया है मंत्री के चचेरे भाई श्याम गर्ग ने। आरोप है कि अतुल गर्ग ने जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब इस मामले से परेशान होकर भाई ने पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से न्याय की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है अतुल गर्ग और उन पर आरोप कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है और आरोप उनके ही चचेरे भाई श्याम गर्ग ने लगाए हैं। तो उनका कहना है कि अपने रुतबे का इस्तेमाल कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया और कहीं से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में अतुल गर्ग के भाई ने पीएमओ से गुहार लगाई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ राज्य मंत्री भी हैं, तो बताएंगे। अमित, अभी आप जहां पर हैं जरा बताइए मामला किस तरह का है और आरोप क्या कुछ लग रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जो कि गाजियाबाद के नगर सीट से विधायक भी हैं, उनके चचेरे भाई श्याम गर्ग का यह आरोप है कि अपनी रुतबा दिखाते हुए उन्होंने उनकी जमीन हड़प ली और जब इसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारी से की तो वहां भी अपना जो प्रभाव है वहां दिखाकर उनकी शिकायतों को ना सुनने का फरमान जारी कर दिया गया। वहीं ऐसे में इन्होंने अब ये शिकायत पीएमओ से की है। खुद श्याम गर्ग मेरे साथ हैं जो उनके चचेरे भाई हैं अतुल गर्ग के, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूंगा, आपने आरोप लगाया है अतुल गर्ग पर, क्या पूरा मामला है और अतुल गर्ग आपके लगते क्या है? अतुल गर्ग भैया मैं उनके सगे चाचा का लड़का हूं और हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे दादाजी और पिताजी की संपत्ति में आज तक बंटवारा नहीं हुआ। जब मुझे 4 साल पहले पता चला कि एक जीपीए मुख्तायाम बनाई गई जिसमें मेरे नकली साइन है, उसके लिए मैंने कचहरी का दरवाज़ा खटखटाया, परंतु वहाँ पर साइन के मेरे कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैंने अपील करी, उसे खारिज कर दी गई। आज तक 2 साल पहले एक समझौतानामा आपस में तय हुआ कि काफ़ी बदनामी हो गई है, पर उसे भी आज तक फुलफिल नहीं किया। मैं बहुत इंसाफ के लिए भाग रहा हूँ, हर जगह शासन प्रशासन मुझे आश्वासन मिलता है पर मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैंने अतुल भैया से, मंत्री जी से बात करी, परंतु मुझे नहीं मिलने दिया जाता। तो अपनी जो पावर है उसका प्रभाव दिखाकर आपकी बातों को ना सुनने देने की बात कही जा रही है इसमें शासन और प्रशासन। अब करीब 1.5 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरी आर्थिक तंगी इतनी हो गई कि मैं बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पाया था। मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, परंतु सीओ साहब, एसएचओ साहब आए, उन्होंने समझाया और पर आज तक मेरी एप्लीकेशन भी गई कि जल्दी निजी तौर पर आश्वासन की निस्तारण किया जाएगा। बताइए, 1.5 महीने हो गए, अब तक तो कोई निस्तारण हुआ नहीं। मुझे रोज़ बुलाया जाता है, मेरी वाइफ के बयान दिए जाते हैं। ऊपर से मेरे ऊपर मेरे सगे भाई अतुल गर्ग जी ने आरोप लगा दिया कि जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ कब्जे कर रखा है, जिसमें कि उन्होंने समझौते नामे लिखा कि हम गिफ्ट कर रहे हैं। सन 2001 में बंटवारा कर दिया, तो सन 2018 में बताइए उन्होंने फिर समझौता नामा जिसमें सारी दादाजी पिताजी की संपत्ति का ब्यौरा दिया और फिर कहता है नशे में। तो सीओ साहब ने कहा कि आप आ जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया आने से। अब बताइए, वो लोग आना भी नहीं चाहते और मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो निस्तारण कैसे हो? मैंने फिर जन सुनवाई और पीएमओ महोदय, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए कि हमें उचित निर्णय मिले और जिससे कि हम लोगों के साथ अगर इस तरीके से ऐसे चला तो हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना हमारे द्वारा हो सकती है। जी, पीएमओ से आपको उम्मीद है कि वहाँ से आपको सकारात्मक जवाब मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ, आपको लगता है कि अगर नहीं आपको वहाँ से भी कुछ मिलता तो अगला कदम क्या होगा आपको? मुझे पूरी उम्मीद है अगले कदम की। तो मैं कहने तो अमित, इनको उम्मीद है कि यहाँ तो जो सिस्टम है वो मदद नहीं कर रहा, लेकिन पीएमओ से जब उन्होंने शिकायत की तो वहाँ से जरूर मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर हापुड़ से है। यहाँ एक युवक की मौत हुई और उसके बाद लोगों ने खूब हंगामा कर दिया, सड़क पर जाम लगा दिया, जेसीबी से कुचलकर यहाँ युवक की मौत हुई थी। नगर कोतवाली इलाके की घटना है। तो हापुड़ में ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एक जेसीबी की चपेट में आने से युवक की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। नगर कोतवाली इलाके की तस्वीर है जहाँ गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया और जो भी जेसीबी चालक था उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कही गई। तो पूरे ग्रामीण, महिलाएं, पुरुष सब सड़क पर इकट्ठा हो गए, जिससे जाम के हालात यहां पैदा हो गए। दरअसल एक जेसीबी मशीन की चपेट में आने से युवक की जान चली गई थी और इसी हादसे से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। तो देखिए जरा, जो भी सामान उनको मिला उसको बीच सड़क पर रखकर गाड़ियों की रफ्तार इन्होंने रोक दी है। देखिए कितना बेहतरीन। विपिन हमारे सहयोगी जुड़े हैं हापुड़ से हमारे साथ। तो विपिन, बताइए कब की घटना है और इस वक्त क्या स्थिति है सड़क पर? कहना चाहूंगा, ये नगर पालिका का काम चल रहा है दिल्ली रोड पर, जिसमें जेसीबी जो बताई जा रही है उससे युवक की मौत हो गई थी।
युवक की मौत के बाद जो परिजन थे उन्होंने दिल्ली रोड पर जमकर हंगामा किया है, वहां पर जाम लगा दिया। हालांकि थोड़ी देर जाम की स्थिति रही, उसके बाद अब पुलिस मौके पर पहुंची है और परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही जाम खुलने का दावा पुलिस कर रही है। जी, तो यानी कि अभी भी सड़क पर लोगों की ऐसी ही भीड़ लगी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर सीतापुर से आई, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और 25,000 का इनामी इस दौरान गिरफ्तार हुआ है। सो रामपुर संजीव यादव हालांकि इस दौरान बाल बचे। तो रामपुर कला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जहां 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन गोली उस तरफ से भी चली है जिसमें एसओ रामपुर संजीव यादव बाल बचे हैं। तो फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब आगे कार्रवाई की जाएगी। तो रामपुर कला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई पुलिस की और गौ तस्कर के बीच में। जो गौ तस्कर है इस पर 25,000 का इनाम पहले से घोषित था। इसको काफी ढूंढने की कोशिश हो रही थी और आज जब पुलिस और ये बदमाश आमने सामने आए तो गोलीबारी हुई, जिसमें एसओ बाल बचे हैं, जबकि बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संदीप हमारे सहयोगी जुड़े। संदीप, बताइए जरा इस मुठभेड़ के बारे में। संदीप, आवाज मिल रही है? चलिए, तो फिलहाल ये कामयाबी मिली है। 25,000 का इनाम इस बदमाश पर घोषित था, जिसे गिरफ्तार अब कर लिया गया है। और अब बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। तो एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों की पैदल यात्रा गाजियाबाद पहुंच गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर तक जाएंगे, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो किसान साफ कह रहे हैं कि 1 साल से वो अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उनको और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस बार किसान आर पार के मूड में है। एक मुश्त मुआवजे को लेकर किसान सैकड़ों की तादाद में आज कूच करेंगे जिलाधिकारी दफ्तर की तरफ। आपको बता दें, मेरठ के सैदपुर गांव से पदयात्रा शुरू हुई थी और रात भर ये लोग यहीं पर रुके, जो गाजियाबाद की अनाज मंडी है। सुबह का ये वक्त है, देख सकते हैं किसान जो कुछ लोग किसान हैं जो फ्रेश होने गए हैं और कुछ किसान यहाँ खाना खा रहे हैं। यहीं पर इन्होंने अपनी भट्टी भी लगाई हुई है ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। जहाँ तक भी आप देखेंगे हर तरफ आपको किसान ही किसान नजर आ रहे होंगे और इनका सिर्फ यही कहना है कि इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की होगी, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, एक मुश्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अन्नदाता सड़कों पर है, इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे बताएं क्या मांगे हैं आप? मांगे तो बताएं। मांग हमारे लिए एक समान मुआवजा और सर्विस हो। अच्छा, आप बताइए कि सैदपुर गाँव से शुरू हुई थी, आप गाजियाबाद पहुँच गए, जिलाधिकारी को ज्ञापन करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मांगनी जाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? निश्चितकालीन के लिए धरना चलेगा। कब से आप डिमांड कर रहे हैं? लगभग 10 महीना हो गया, 1 साल करीब हो गया। हाँ जी। अच्छा, कितने गांव हैं जिनको की जो इसमें हैं शामिल? ये 19 गाँव है जी। अच्छा, हाँ जी। और देखिए 6 गाँव मेरठ के भी हैं। 6 गाँव मेरठ के हैं। टोटल 24। हर गाँव का अलग अलग रेट दिया है। हाँ। अच्छा, जबकि एक रोल है, एक ही जमीन है, एक ही मुआवजा है। एक प्रोजेक्ट एक रेट। जी, आप बताइए। एक प्रोजेक्ट एक रेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि रोलिंग है कि एक प्रोजेक्ट एक ही रेट होना चाहिए। अच्छा, आज आप लोग कूच करेंगे जिला मुख्यालय की तरफ, जिलाधिकारी के दफ्तर पर। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो हड़ताल धरना दिया जाएगा, या भूख हड़ताल की जाए या आत्मदाह भी करना पड़े तो आत्मदाह के लिए भी हम तैयार हैं। साफ है, किसान इस बार आर पार की लड़ाई में है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, चाहे उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो आत्मदाह भी करेंगे। अब देखना ये होगा शासन और प्रशासन इनकी मांगों को किस तरीके से लेता है और क्या इस पर निर्णय ले पाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कुशीनगर से खबर है, जहां 2 गुट आमने सामने आ गए और इसके बाद एक दूसरे को मारने पीटने लगे। हालांकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक 2 लोग जख्मी हो चुके थे। पठेरवा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां 2 गुटों में विवाद था और एक दूसरे को मारने पीटने पर ये उतारू हो गए और 2 लोग जख्मी हो गए। तो
कुशीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर दो पक्ष थे जो आमने सामने आ गए, मारपीट एक दूसरे के साथ हुई है और देखिए काफी देर तक ये पूरा हंगामा चलता रहा। कुशीनगर का पठेरवा गांव है जिस पूरी मारपीट में 2 लोग जख्मी हुए हैं, पत्थर भी सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो इससे लग रहा है काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है हाथरस से, यहाँ भी 2 गुट आपस में भिड़े, लेकिन यहाँ फायरिंग भी हो गई और गोली लगने से एक युवक घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो विद्यापति नगर की घटना है जहां आपसी विवाद के बाद मारपीट हुई और मारपीट के बाद गोलीबारी, जो गोली एक युवक के पैर में लगी। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो हाथरस के विद्यापति नगर में ये पूरा हंगामा, ये पूरा विवाद हुआ जिसमें एक युवक घायल हो गया। तो मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान गोली भी चली है और गोली एक युवक को लगी है। तो फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारे सहयोगी सुमित और जानकारी देंगे। सुमित, क्या वजह थी इस पूरे हंगामे की और क्या कार्रवाई हुई अब तक? बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद ये दोनों पक्षी थाने पहुंच गए थे, जहां पर कुछ संभ्रांत नागरिकों द्वारा इन दोनों पक्षों का समझौता करा दिया गया था। पुलिस ने भी दोनों पक्षों का समझौता कराकर इन दोनों पक्षों को घर जाने के लिए छोड़ दिया था। जब ये दोनों पक्ष अपने अपने घर वापस चले गए देर शाम को, फिर दोनों में इनमें झगड़ा हुआ और वहां पे फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगी है। बाद में युवक को पुलिस सूचना पहुंची। पुलिस ने युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बाहर अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और मुख्तार के बाद उसके बेटों पर भी पुलिस का शिकंजा कसने लगाया। बाज और उमर पर इनाम घोषित कर दिया गया है 25-25 हजार का। तो लखनऊ पुलिस ने ये इनाम घोषित किया है और आरोप है सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमें निर्माण करने का। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में दोनों पर मुकदमे दर्ज हैं। 27 अगस्त को दोनों का अवैध निर्माण एलडीए ने गिरा दिया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया था और जल्द ही दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। मुख्तार अंसारी को भी वारंट पर लखनऊ लाने की तैयारी है। रोपड़ जेल से मुख्तार को लखनऊ लाया जाएगा और उसके खिलाफ महानगर थाने में भी मुकदमे दर्ज है। एक एफआईआर धोखाधड़ी से असलहा, लाइसेंस और हथियार खरीदने की भी दर्ज है। तो धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर है अब्बास। महोबा के पत्थर उद्योग मंडी कबरई में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की गोलीकांड से पहले का एक ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि धमकी दी जा रही है, जिसमें मृतक व्यापारी के साले हैं ब्रिजेश शुक्ला, उनको टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। आशु भदौरिया इंद्रकांत के साले को धमकी दे रहा है जिसमें राजा साहब के नाराज होने का जिक्र है। तो सवाल यही कि क्या इस धमकी के पीछे कोई बड़ा राज है? ये हिस्ट्री शीटर अपराधी ऑडियो में जिससे राजा साहब का जिक्र कर रहा है, वो राजा कौन है? तो इस बारे में उनका कहना है कि आशु भदौरिया बोल रहा हूं और इस गोलीकांड से पहले पूरी तरह से धमकी दी गई है कि अगर राजा साहब नाराज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ब्रिजेश शुक्ला बोल रहे हो? आप कौन भैया? आशु भदौरिया बोल रहा हूँ महोबा से। आशु भदौरिया? हाँ जी बताएं भैया। कहाँ है तुम्हारे जीवा जी इंद्रकांत? भाई साहब, कल मेरी सुबह उनसे बात हुई है। कल सुबह से उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं, मैं बराबर लगा रहा हूँ। कल से कोई पता करके बताओ जल्दी कहाँ है। कह दो राजा साहब नाराज हो गए। राजा साहब? हाँ, समझ नहीं पाया भाई साहब। अरे वो बता देना कहाँ राजा साहब नाराज हो गए। जहाँ भी कहीं हो बात करने तुरंत। तो भाई साहब, अगर मेरी बात होती है तो मैं ये मैसेज आपका तत्काल भेज दूंगा। पता कर लो, अच्छी बात है। अगर पता चल जाए बातचीत हो जाएगा। ही पता करोगे, प्रयास करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं पता करोगे तो फिर समझ रहे हो ना बात को। ये सब भाई साहब आप मुझे काहे को, मुझे क्यों है बता रहे हैं?
स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 10 का दम और खबर बहराइच से है। यहां भी अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें पुलिस ने बहराइच के 3 थाने केसरगंज, जरवल और फकरपुर में इलाकों से 7 गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया। 7 गैंगस्टर्स की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। इसके बाद गांव जाकर पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति कुर्क की और लाउडस्पीकर से इसका ऐलान किया। पुलिस का कहना है कि 7 अपराधियों की लाखों की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया। तो बहराइच में जैसे पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है लगातार गैंगस्टर्स की, अगर हम बात करें चाहे बड़े नाम अतीक अहमद ले लीजिए, मुख्तार अंसारी ले लीजिए, तो ऐसे ही कोई भी अपराधी हैं तो किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। तो बहराइच के ऐसे 7 अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है जो अलग अलग अपराधों में शामिल रहे हैं। तो जिलाधिकारी ने आदेश दिया और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सीधी तस्वीरें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हैं। क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में वर्चुअली भी तमाम जो कार्य हो रहे हैं या जो योजनाएं बनानी हैं तो सबकी यहां पर समीक्षा हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार कामों का जायजा ले रहे हैं। और टीम 11 के साथ तो रोज बैठक करते ही हैं मुख्यमंत्री, चाहे कोरोना की बात करें या बाकी जो राज्य के काम हैं उन सबको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये पेंशन वितरण की तस्वीरें हैं जो कार्यक्रम है और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो काम में कहीं कोई रोक नहीं होनी चाहिए, चाहे वर्चुअली हो या फिर आप। टोटल हमारे यहाँ सर 17,959 लोगों को सर दिव्यांग पेंशन मिल रहा है सर, जिसमें सर लेप्रेसी के 599 हैं सर और टोटल सर 18,558 लोगों को सर पेंशन दे रहे हैं हम लोग। उसके अतिरिक्त सर जो प्रधानमंत्री जन कल्याण। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।